continuing with today's lecture. We are discussing environment current affairs for UPSC 2021. Okay. So today we are beginning with the topic called as wetlands. What are wetlands? हाँ जी, सर एक जनरल क्वेरी था सर. बताइए. सर नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन सर नंबर ऑफ नेगेटिव सर मतलब इतना कोई चेंज नहीं आया, फिर वो वैसे की वैसे ही है. तो सर आप उसके लिए कैसे करते हैं पर मतलब पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं बताइए. पेपर आपको हाथ में मिला, ठीक है, फिर कैसे आप प्रोसीड करते हैं, कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं एग्जाम, क्या है? सर सबसे पहले 45 1 आवर में जितने शॉर्ट पता है वो मार्क करता. ठीक है. और फिर एक बार सेकंड अटेम्प्ट जिसमें मतलब थोड़ा डाउट है, जिसमें 2 एलिमिनेट कर सकते हैं या थोड़ा सा कंफर्म लग रहा है वो वैसे. ठीक है, तो 2 अटेम्प्ट ले रहे हैं, थर्ड भी ले रहे हैं? नहीं सर, 2 ही, एक और फिर दूसरा. हाँ, इसीलिए नेगेटिव नहीं कम हो रहे हैं. आप सेकंड अटेम्प्ट में अगर कर रहे हैं तो आप वो नहीं सिर्फ कर रहे हैं जिसमें 50%. देखिए सेकंड अटेम्प्ट में वो है जिसमें 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है. ठीक है. आप उसी टाइम में गेस, लॉजिकल गेस भी कवर कर रहे हैं उसी के साथ साथ, जिसमें कि इसमें लगता है ये वाला सही होगा, है ना? हाँ सर. वो वाला सेकंड में नहीं कवर करना, वो थर्ड में कवर करना है. ओके सर. ठीक है, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, आप 45 तक हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में 45 क्वेश्चन कर दे रहे होंगे, है ना? हाँ, 40-45 हो रहा है सर. और सेकंड में भी 40-45 कर दे रहे होंगे. हाँ सर, ऑलमोस्ट पेपर कवर होता है पूरा. यही तो गड़बड़ है. पहले से कम होंगे ना, तभी तो. अगर दूसरी बार में अगर वो करने होते तो आप शॉर्ट में वैसे ही नहीं से कर देते उनको सही. हाँ वो भी है. 45 25 10 50 ऐसे करने हैं सर. और मतलब जो प्री का पेपर होता है उस पे टिक वगैरह कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हो. उसमें दिल बना के तुम तीर निकाल दो बीच से बाहर. आपका घर ही लाना है आपको पेपर. ठीक है. हाँ सर. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. और आपको सजेस्ट करेंगे जो भी करना है ना, अगर जिस मीडियम में आप आंसर कर रहे हो उससे दूसरी साइड, जैसे हिंदी में अगर कर रहे हैं तो इंग्लिश वाली साइड, इंग्लिश में कर रहे हो तो हिंदी वाली साइड, वहां सारा रफ वर्क करें. ओके सर. अदरवाइज क्वेश्चन में इतना आप जो है रफ वर्क कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा आंसर क्या था, है ना? और ओएमआर जब आप लोग कर रहे हैं तो कब मार्क करते हैं? एक साथ सारे करते हैं, साथ साथ करते हैं, कैसे करते हैं ओएमआर? सर साथ साथ ही. साथ साथ करते हैं. ठीक है, बेस्ट वे तो साथ साथ ही करना है. ठीक है, बेस्ट वे साथ साथ करना है. अदरवाइज क्या है, अगर आप साथ साथ करते हो तो आपका कंसंट्रेशन बहुत शिफ्ट होता है. आई वुड सजेस्ट एक पेज के क्वेश्चंस करें, फिर उसको मार्क करें बहुत आराम से, संभल के, क्योंकि आपको हर 2 मिनट्स बाद ब्रेक नहीं चाहिए. बट आफ्टर एवरी 10 मिनट्स यू माइट नीड अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट और 2 मिनट. तो 5 to 6 क्वेश्चंस एक पेज पे होते हैं. उसमें से डेफिनेटली पहले अटेम्प्ट में हर एक पेज पे 2 से 3 क्वेश्चन ही आप कर पाएंगे. हो सकता है कुछ पेज ऐसे होंगे जिसमें एक भी नहीं कर पाएंगे, तो ये मत सोचिए कि हमारे को टाइम नहीं मिला या क्या होगा. बस ये है कि बहुत ध्यान रखना है, लेकिन उस टाइम फिल करते हुए बहुत ध्यान से फिल करना है. उससे क्या होगा, आपका पहले पूरा एनालिसिस पे फोकस होगा. जब आप ओएमआर भर रहे हैं तब आपका दिमाग तो ज्यादा चलता नहीं है ना. ये बहुत जरूरी चीज है. हाँ, गलती से भी ये गलती मत करना लाइफ में कि सारे क्वेश्चंस करने के बाद लास्ट में ओएमआर फिल करने. ठीक है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे. ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे. ठीक है, क्यों? गलती, मान लीजिए सारे क्वेश्चन शॉर्ट पता है, लेकिन 2 की जगह थर्ड का आंसर फिल कर दिया, बस फिर तो वो चेन चेंज होती रहेगी. फिर आप कुछ नहीं कर सकते. पेपर में आंसर लगाएंगे, कहेंगे अरे हमारा तो शॉर्ट क्लियर हो रहा है प्रीलिम्स, और फिर नहीं होगा. फिर आपको समझ में नहीं आएगा गलती कहाँ हुई. आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर लेंगे, फिर करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाएंगे,
पता नहीं क्या क्या करने लग जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, कितना टाइम दे रहे हैं आप पूरे पेपर को करने के लिए? ओमकार, कितना टाइम दे रहे हैं पूरा पेपर करने के लिए? सर 2 आवर्स के पहले ही हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? वो जो कितना टाइम बच जाता है वैसे? सर लास्ट में 20 मिनट्स के अराउंड बच जाते हैं सर। क्या करते हैं उस 20 मिनट्स में? फटाक से आंसर लगाने लग जाते हैं, है ना? हाँ सर, उठ जाते हैं। एग्जाम में वो 20 मिनट्स पहले उठने देंगे नहीं। हाँ ठीक है, तो इसीलिए थर्ड रीडिंग करनी है। आप सेकंड रीडिंग में जल्दी मचाते हैं कि पेपर जल्दी खत्म करना है। थर्ड रीडिंग नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड रीडिंग पे भी अगर आपने पेपर सबमिट कर दिया ना, सेकंड रीडिंग कंप्लीट करने के बाद भी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड रीडिंग में अगर आपने जल्दबाजी मचाई तो बहुत दिक्कत। और ये बात ध्यान रखिए, ज्यादा कंसंट्रेशन फर्स्ट से ज्यादा सेकंड रीडिंग में हमें चाहिए होता है। क्योंकि अगर आपसे पूछे हैं, सिंपल क्वेश्चन है कि इकोटोन्स क्या होते हैं, अब ये मत बोलना ये नहीं पता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा, इकोटोन क्या होता है? इकोटोन, वेरी गुड। सब लोग, हम लोग बताएंगे इकोटोन क्या होता है। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के बीच की पोजीशन, ट्रांजिशन ट्रांजिशन पोजीशन को इकोटोन बोलते हैं। इक्वेटिक और टेरिटोरियल के बीच में, यानी कि टेरिटोरियल मतलब इकोटोन सिर्फ इक्वेटिक और टेरिटोरियल के बीच में होता है ना? नहीं सर। एनी इकोसिस्टम, हाँ सर जी, ट्रांजिशन बिटवीन 2 इकोसिस्टम। एनी टू इकोसिस्टम। सिस्टम के बीच में होता है, पक्का? नोट्स कहीं पे हो तो आपके पास तो निकालिए, देखिए उसमें लिखा है बायोम्स इकोटोन भी, ट्रांजिशन। हाँ जी, सब बायोम्स भी लिखा है। बायोम्स, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, किसी के भी बीच में भी होता है। द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोलॉजिकल रीजन्स। ठीक है, टू इकोलॉजिकल रीजन्स। एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल जरूरी नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वेटलैंड क्या है? तो है, ठीक है। एस्चुरी क्या है? सुना है? एस्चुरी क्या है? क्या होता है बेटा एस्चुरी? बताइए। सर जब समुद्री पानी जब फ्रेश वाटर से जो मिलता है उन दोनों के ट्रांजिशन पोजीशन को एक्चुअली बोलते है ना? एस्चुरी को क्या आप रिवर बोलेंगे या ओशन बोल या सी बोलेंगे? बताओ। हैं। एस्चुरी को एस्चुरी बोलेंगे? ब्रैकिस बोल सर, ब्रैकिस ऐसे टर्म यूज करते हैं, ब्रैकिस वाटर और सी। एस्चुरी को एस्चुरी बोलेंगे ना, ना तो उसे रिवर बोलेंगे क्योंकि उसमें फ्रेश वाटर नहीं है, ना उसे ओशन बोलेंगे क्योंकि उसमें सी वाटर नहीं है, और वो ओपन एंडेड नहीं है सी की तरह। सी का जरूरी नहीं कि सी में ब्रैकिश वाटर हो तो ही सी बोलते हैं। इट शुड बी ओपन, शुड बी हैविंग एन ओपन स्पेस, है ना? एस्चुरी क्या है? एक ट्रांजिशन जोन है दो एक्वेटिक इकोलॉजिकल रीजन्स के बीच में, है ना? जो रिवर का इकोसिस्टम है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सी इकोसिस्टम या मरीन इकोसिस्टम, अगर हम बोले एक्चुअल वर्ड मरीन इकोसिस्टम, है ना? एस्चुरी इज अ इकोटोन ट्रांजिशन। अब ज्यादा प्रोडक्टिव क्या होगा, रिवर, एस्चुरी या सी? एस्चुरी। एस्चुरी, क्यों? उसमें दोनों के फीचर्स है। वेरी गुड। तो इकोटोन अगर स्टेटमेंट आता है, इकोटोन इज मोर प्रोडक्टिव देन द एडजॉइनिंग कम्युनिटीज और इकोसिस्टम और बायोम, तो आंसर क्या होगा? ट्रू। ओके, वेरी गुड। अब इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को क्या होता है इकोटोन, है ना? अब पेपर में अगर क्वेश्चन आता है इकोटोन तो ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत है? एक बार रीडिंग से आंसर करेक्ट कर देंगे, है ना? फर्स्ट रीडिंग में ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ज्यादा दिमाग हमें कब लगाना होता है? सेकंड रीडिंग पे। और हमारी गलती क्या होती है, हम सेकंड रीडिंग पे कम दिमाग लगाते हैं। समझे? फर्स्ट रीडिंग का मतलब है पहली बार पढ़ के जिसका आंसर पता लग गया, वो होते हैं शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस वो नहीं होते जिसके लिए हमें सोचना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
president of India is indirectly elected. This statement is true or false? Huh? President of India is indirectly elected. This is true or false? True. True है. इसमें ऐसे तो नहीं किया प्रेसिडेंट, ऐसे ऊपर की तरफ देख के सोचने की कोशिश तो नहीं करी. ये होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले क्वेश्चंस, समझे? जैसे ही आंखें ऊपर करने की कोशिश हो, उसको सेकंड रीडिंग के लिए गोला मार के आगे बढ़ जाओ. जैसे ही आंख ऊपर है, इसका मतलब क्या है, इसमें सोचना है हमें. अभी हम इसे मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए सेकंड रीडिंग लगा रहे हैं और तब आंखें जब ऊपर है, ऊपर आंखों में एक और क्वेश्चन दिख गया जिसका हम गोला ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं. ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब समझे आप लोग. तो ऐसे हमें डिवाइड करना. पहली रीडिंग मतलब खट 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 हो रहा है, चाहे 20 क्वेश्चन हो पूरे पेपर में ऐसे, लेकिन 20 क्वेश्चंस आपने बिना दिमाग ज्यादा लगाए, ये नहीं कह रहा बिना दिमाग लगाए, बिना दिमाग ज्यादा लगाए, ये आपके मतलब वेल प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस है, उनको फटाक से निपटा अपने 20 क्वेश्चन सिक्योर कर ले. ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड. 3 रीडिंग करनी है, 2 नहीं करनी. 2 रीडिंग सबसे बड़ा ब्लंडर, सेकंड रीडिंग इज द बिगेस्ट ब्लंडर. और अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप ये चीज देखिएगा, जो भी मोस्टली क्वेश्चन गलत होते हैं आपके सेकंड रीडिंग वाले हो रहे हैं, है ना? है ना? यही रीजन है, क्योंकि आप दिमाग जिस रीडिंग में दिमाग लगाना है उस रीडिंग में आप जल्दी में है. ये चीज समझ में आ गया? बाकी सबको भी ये चीज समझ में आ गई है. और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, ओएमआर लास्ट के लिए नहीं छोड़नी. ओएमआर लास्ट के लिए नहीं छोड़नी. ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन तो ओएमआर से ही होगा ना. सिलेक्शन तो ओएमआर से होगा. क्वेश्चन पेपर से क्या मिलेगा? क्वेश्चन पेपर तो इसीलिए बोला दिल बना के तीर भी निकाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओएमआर पे ये सब नहीं करना. ओएमआर पे आप कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट फिलिंग व्हाटएवर इज नेसेसरी. ठीक है, समझ में आया? ओएमआर में काट के अपना आंसर भी नहीं लिख के आना है, बस गोले भरने हैं. अगर क्वेश्चन गलत है तो भी नहीं लिखना है क्वेश्चन इज रॉन्ग. कभी कभी हो सकता है गलती से क्वेश्चन गलत, लिखना नहीं क्वेश्चन इज रॉन्ग. स्कूल में करते थे ना, क्वेश्चन नंबर डाल के दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग, ऐसा नहीं करना. या आउट ऑफ सिलेबस, ये सब नहीं लिखना. ओएमआर पे सिर्फ फिल करना है, क्योंकि ओएमआर पे अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ कर दिया, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. ठीक है, ओएमआर पे रब नहीं करना है. कुछ लोग लाते हैं इंक मिटाने वाली इरेजर लाते हैं. ओएमआर अगर आपकी टीयर हो गई तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. सर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है. बेटा एंजाइटी किस लिए हो रही है? क्या मतलब, क्या क्या चल रहा है, फील क्या आ रहा है, ये बताइए. आप लोग सब ना, अगर जो जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लीजिए, अगर कर सकते हैं, और बताइए क्या मतलब, व्हाट आर योर थॉट्स राइट नाउ. जो नहीं चाहते कि इस जमाने को हम अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, वो बिल्कुल बंद करके रखें. ठीक है, कि हम सेलिब्रिटी, हम बिना जो है, कौन सी फीस लगती है, फीस कौन सी लगती है? गूगल पे एडवर्टाइजमेंट होता है तो नाम बताओ, कौन सी फीस लगती है गूगल पे जब ऐड होता है तो? बताओ बताओ बताओ. नहीं बताएंगे? इक्वलाइजेशन लिवाई याद है, बताया था इक्वलाइजेशन लिवाई, है ना? तो हम लोग जब तक इक्वलाइजेशन लिवाई नहीं कट होगा तब तक अगर वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो जो कर सकते हैं वो कर लीजिए. हाँ जी, क्या एंग्जाइटी हो रही है बताइए, क्या एंग्जाइटी हो रही है? नहीं हुआ सिलेक्शन तो ये एंग्जाइटी हो रही है. प्री का पेपर टफ आ गया तो कैमरा खराब हो गया. नहीं कोई बात नहीं, जिनके जो नहीं, जिनके पास नहीं है पॉसिबिलिटी, वो ना ऑन करें. मतलब जिनके पास है, उससे क्या होगा, थोड़ा जो है एंजाइटी, क्योंकि एंजाइटी इसलिए भी हो रही है, ह्यूमन कांटेक्ट हमारा बहुत कम हो गया है. ठीक है, अभी हम एक दूसरे को जब देखते हैं ना, एक दूसरे की सबकी हालत खराब है तो बहुत मजा आता है. अभी आप बहुत दिनों से किसी एस्पिरेंट से मिले नहीं होंगे, बात नहीं की होगी, या तो ऐसा है. ठीक है, तो ये रीजन है, सबकी हालत खराब है, सबको डर लग रहा है, क्योंकि सबकी पूरे साल भर की मेहनत इसमें अटकी हुई. ठीक है, डर लग रहा है, इसका मतलब यू आर इन द राइट पाथ.
क्योंकि डर नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, क्या बता रहे थे हम आपको? एंजाइटी। हाँ, एंजाइटी है तो राइट पाथ पे है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। डर लग रहा है तो दिक्कत है, मतलब कि आपको साल भर की मेहनत और पेपर नजदीक और नहीं डर लग रहा है तो दिक्कत है। तो डर लगना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माउंटेन ड्यू का ऐड देखा ना, डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है। ठीक है ना, बस वही वाली ऐड है, वही समझिए। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, पढ़ते रहिए। ठीक है। सिलेक्शन जो है पढ़ाई के साथ साथ टेम्परामेंट से होगा। अपना टेम्परामेंट आप पॉजिटिव रखिए। ठीक है, टेम्परामेंट पॉजिटिव रखिए, क्योंकि अगर हम डरेंगे ना तो जो हमें आता है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आता है व्हेन डिड इंडिया गेट इट्स इंडिपेंडेंस, और वहां हम कंफ्यूज हैं कब मिला था, 2014 की 1947, है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डर में, ये सिर्फ डर में कंफ्यूजन होता है और कभी नहीं होता। तो अपने आप पे ट्रस्ट करिए, देखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि पढ़ा है हमने। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होता तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो लगेगा हाँ ठीक है। और इसका एक ही तरीका है डर से बचने का, बार बार रिवाइज करिए जितना हमें आता है। ठीक है, बार बार रिवाइज करिए और नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जितना हमने पढ़ लिया उससे भी सिलेक्शन हो सकता है। ये बात ध्यान समझिए, ध्यान से समझिए। ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, अच्छे से पढ़ने से सिलेक्शन होता है। अच्छे से पढ़ने से सिलेक्शन होता है। अभी जैसे हमने क्वेश्चन पूछा कौन सा टैक्स लगता है, पढ़ चुके हैं आप, है ना, आप पढ़ चुके हैं कौन सा टैक्स लगता है, लेकिन फिर भी हमें कंफ्यूजन है कि कौन सा टैक्स है। बस यही करना है कि जो पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज करें। आपको बस ये दुआ करनी हमारे नोट से पेपर आ जाए, बस वो गलत नहीं करना है क्वेश्चन। बस नोट्स के बाहर आया तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि हम सब लोग सेम ही सिलेबस पढ़ रहे हैं। हम सब लोग वी आर रीडिंग द सेम सिलेबस। अगर वो आपने नहीं पढ़ा तो ये मान के चलिए किसी और ने भी नहीं पढ़ा होगा, वो भी आपकी तरीके से अंदाजा लगाएंगे कि भाई क्या इसका क्वेश्चन हो सकता है, तो देखी जाएगी उस दिन। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, सिलेबस से आया क्वेश्चन गलत नहीं करना है, वो सिलेक्शन रोक देगा। क्योंकि प्री टॉपर बनना नहीं है। ट्री में 200 में से 150 लाके क्या करोगे? यूट्यूब चैनल बनाओगे, दिस इज माई प्री मार्कशीट। फिर उसके बाद आगे लिखो व्हाई आई फेल्ड मेंस बिकॉज आई हैड अ यूट्यूब चैनल टेलिंग पीपल दिस इज माई प्री मार्कशीट। आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, और मैक्सिमम लोगों के सिलेक्शन जो मैक्सिमम होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को हटा दीजिए, मैक्सिमम वही लोगों के सिलेक्शन होते हैं जो प्री में बॉर्डर लाइन पर होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको जितना जरूरी है उतना ज्ञान है, वो यहाँ सिलेक्शन लेने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर पीएचडी करने के लिए नहीं बैठे। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, जो रैंक 2 थी रुक्मणी राय, उस टाइम कट ऑफ गई थी 199। ठीक है, उनके 199 ही मार्क्स थे। ठीक है, एक कैंडिडेट है अमनदीप, रैंक 2 आई थी, जितनी कट ऑफ थी 105.34 थी शायद, 107.34, तो एग्जैक्टली उतने मार्क्स थे, एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको बस सिलेक्शन चाहिए और वो सिलेक्शन होगा रिवाइज करने से। ठीक है, रैंकर्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, आप में और रैंकर में बस क्या डिफरेंस है? टेम्परामेंट का। वो बार बार रिवाइज कर रहे हैं, और आप रैंकर जब बार बार रिवाइज करेंगे आप भी बन जाएंगे। ओके, तो दिक्कत वाली बातचीत की जंग तो बेटा प्री के बाद शुरू होती है असली, तब आता है ज्ञान का खेल।
तब है कितना आपने नॉलेज गेन करी, तब होगी जंग शुरू हमारी। अभी तो ऑडिशन है। एक बार बताओ, चलो किसी आपके कोई फेवरेट डांसर सिंगर है रियलिटी शो का? कोई है फेवरेट डांसर रियलिटी शो का? कोई ऐसा नाम हो, सुना हो, बताओ। नहीं, कोई नहीं है, तो हमें को मतलब ही नहीं है हमें किसी चीजों से, है? अरे छोड़ो ना, लखनऊ वाली लड़की, उसको लगता बिग बॉस के ऑडिशन तो पहले क्लियर हो गए उसके। उसको तो जंग क्या है, बिग बॉस जीतेगी नहीं जीतेगी, है ना? लखनऊ वाली और जोमेटो वाली जो दीदी हैं, उन दोनों के ऑडिशन तो क्लियर है। उनको ये टेंशन नहीं है बिग बॉस में हम बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, बिग बॉस में तो बुलाएंगे, हम आगे वहां पे और क्या करेंगे उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो बस हमें यही करना है, समझे? समझ में आया? और ये समझिए, हो सकता है पब्लिसिटी स्टंट भी हो ये सब चीजें, क्योंकि ऐसे ही सब लोग फेमस हो रहे हैं आजकल। वेरी गुड, तैयार हैं? कोई दिक्कत है, बातचीत नहीं है? और किसी को कोई एंजाइटी तो नहीं है? हाँ, और सीधी बात, जो मन करे करते रहो। सोने का मन करे सो जाओ, सो के उठ के पढ़ लेना। दो ही काम करना है, खाना, सोना, पढ़ना है, ठीक है? उनसे बात तो आपका डेली रूटीन, वो तो सांस लेने से के साथ इंक्लूडेड है, वो तो आप करोगे ही, ठीक है? लेकिन उसके अलावा और कुछ काम नहीं करना है। खाना है, सोना है, पढ़ना है। नींद में कुछ नहीं, कोई कोई नहीं आपसे बोलेगा कि नींद अपनी खो के पढ़ाई करो। आई डोंट बिलीव इन दैट आइडियोलॉजी कि नींद आ रही थी तो हम आंखें खोल के पढ़ रहे थे, मुंह पे पानी डाल के पढ़ रहे थे। आधे घंटे सो जाओ, उठ के पढ़ लो, क्या करना है तुम उसके बाद? अगर आप वर्किंग नहीं है तो, अगर ऑफिस जाना तो कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है? आपके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते थे ऑफिस में, अपना बताते रुको रिकॉर्डिंग में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेटलैंड। हाँ जी बच्चों, क्या होता है वेटलैंड? व्हाट इज अ वेटलैंड? व्हाट इज अ वेटलैंड? वो लैंड जो वेट है, वेटलैंड वो लैंड जो वेट है। हाँ, ट्रांजिशन बिटवीन वाटर लॉक्ड, अरे सिंपल से वो लैंड जो वेट है, दैट इज अ वेटलैंड। जहां पर लैंड इज आइदर विद इन द विसिनिटी और लैंड इज विजिबल, दैट इज अ वेटलैंड। राइस फील्ड देखे कभी? राइस फील्ड देखे हैं? वेरी गुड। वहां पे जो प्रोसीजर होता है पैडी का, जो पैडी कल्टीवेशन होती है, वो जमीन पे पानी पड़ा होता है कि नहीं पड़ा होता है? क्या है वो? वेटलैंड ही तो, और क्या है वो वेटलैंड है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज वेटलैंड। वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। लेक्स जो है, लेक्स क्या है? अच्छा, लेक बहुत डीप तो नहीं होते हैं, ठीक है? बहुत डीप तो नहीं होते हैं। तो लेक और वेटलैंड में क्या डिफरेंस है? एक लिमिट, इससे ज्यादा डीप होगा तो वेटलैंड नहीं कंसिडर होगा, 5 या 8 मीटर का रेंज है। इससे डीप होगा तो जो है उसको हम लेक बोल देंगे, पॉन्ड जो होता है उसको हम वेटलैंड मानते हैं। सो इट इज अबाउट दी वेट लैंड, द लैंड विच इज हैविंग वाटर, ठीक है? अब क्या हमारे लिए जरूरी क्यों है? व्हाई वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस? व्हाई वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस? हाँ बच्चों, व्हाई वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस? कोई नहीं बताएगा, हमें सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाओ, हमें बस करंट अफेयर फैक्ट्स रटा दो। वेरी प्रोडक्टिव एरिया। देखो वेटलैंड ना, जो भी बायोलॉजिकल आपकी नीड्स है ना इकोसिस्टम की, सब पूरी करते हैं। क्या क्या नीड होती है? प्रोडक्टिविटी चाहिए, रिक्रिएशन चाहिए, इकोलॉजिकल सर्विसेज के बारे में सुना है? इकोलॉजिकल सर्विसेज के बारे में सारी सर्विसेज वेटलैंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है?
वेटलैंड देखने भी तो जाओगे, घूमने जाते हो कि नहीं जाते हो? वेटलैंड लेक में जाते हो घूमने? जाते हो ना, चादर लेके जाते हो, बास्केट में जो है पिकनिक बनाने जाते हैं, वेटलैंड के पास ही जाते हैं। लेक पे घूमने गए कि नहीं गए कभी भी? बोटिंग करने गए हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं। वेटलैंड है, राइस कल्टीवेशन, पैडी फील्ड क्या है, दे आर प्रोडक्टिव एरियाज। आपने वेटलैंड के आसपास बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी भी देखी होगी, बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, दे कम, ठीक है? तो दे सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, दे आर द एरियाज ऑफ रिसर्च। इको टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं, एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इट मींस दे आर प्रोवाइडिंग ऑल द इकोलॉजिकल सर्विसेज। तो इसका मतलब हमें वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कोई कन्वेंशन है? रामसर कन्वेंशन। वेरी गुड, रामसर कन्वेंशन है ना? रामसर कन्वेंशन है। बस इस कन्वेंशन में नए वेटलैंड ऐड हो गए, ये न्यूज है। इंडिया में टोटल कितने वेटलैंड हैं? इंडिया में कितने वेटलैंड हैं टोटल? इंडिया में हाउ मेनी टोटल वेटलैंड्स आर देयर? कोई बताएगा नहीं बताएगा? देयर आर 42 वेटलैंड्स इन इंडिया, ठीक है? अच्छा, वेटलैंड्स क्या पोल्यूशन बढ़ाने में रीजन है? स्टेटमेंट का आंसर दीजिए। वेटलैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग पोल्यूशन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नो। ट्रू या फॉल्स? मतलब नो या ट्रू? फॉल्स स्टेटमेंट है सर। ट्रू, ठीक है। फॉल्स और ट्रू मतलब यानी कि कंफ्यूजन है हमको। अच्छा, जब कोई भी चीज बायोडिग्रेड होती है, ठीक है, जब किसी भी चीज का बायोडिग्रेडेशन होता है, तो वो जो बायोडिग्रेडेशन होती है तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा तरीका होगा कि वो कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है या फिर उससे जो ऑक्साइड उसमें कन्वर्ट हो रहा है। बायोडिग्रेडेशन होता है किसी भी चीज का, है ना? रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन भी होता है। वेटलैंड में ऑक्सीजन ज्यादा है कम है? हाँ, वेटलैंड में ऑक्सीजन ज्यादा है कम है? कम है सर। कम है। कम है। जब ऑक्सीजन कम होती है, बहुत कम होती है, होती नहीं, तो उसको कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं? एनाएरोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मीथेन। मीथेन क्या एक पॉल्यूटेंट है? यस। हाँ, तो वेटलैंड क्या पॉल्यूशन करते हैं? यस। समझ में आया? वेरी गुड। वेटलैंड के पॉल्यूशन से क्या दिक्कत हो सकती है? विच फिनोमिना कैन लीड टू कन्वर्शन ऑफ अ aquatic body into a terrestrial body? What is that process called as? The conversion of an aquatic body into a terrestrial body. हमें कोई मतलब करंट अफेयर्स पढ़ाओ, मैं करंट अफेयर्स पढ़ने रिवाइज नहीं करना है मुझे। बताओ, एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल जब बॉडी बन जाती है तो मतलब टेरेस्ट्रियल बॉडी बनती है तो क्या प्रोसेस होता है वो? डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन। अच्छा बेटा, लैंड से डेजर्ट बनेगा ना, है ना? प्रोसेस क्या होता है? ओहो, यूट्रॉफिकेशन के बारे में सुना है? यूट्रॉफिकेशन के बारे में सुना है? अगर यूट्रॉफिकेशन आर्टिफिशियल है बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड, उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल यूट्रॉफिकेशन, है ना? या फिर कल्चरल यूट्रॉफिकेशन, ठीक है? यूट्रॉफिकेशन में एक अलग बीच में एक और स्टेप होती है, इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है? ये सब टर्म्स आपको बता रहे हैं वेटलैंड से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? क्योंकि न्यूज में तो बस ये था कि इंडिया में नए वेटलैंड्स ऐड हुए हैं। न्यूज में तो बस ये था कि न्यू वेटलैंड्स आर एडेड इनटू द इंडियन लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स। कौन सी कन्वेंशन के अंडर? रामसर कन्वेंशन।
लेकिन हमने सारे क्वेश्चंस कोशिश करी है कवर करने की। ठीक है, कोई दिक्कत? नो टेंशन, नो मेंशन। चलिए तो देखते हैं न्यूज क्या थी। तो some wetlands are included into the Ramsar list of Ramsar Convention. Ramsar Convention क्या है? In the year of 1971, which came into force 1975, a convention was held to protect the wetlands. ठीक है, to protect the wetlands. It is not only protecting the national wetlands but also protecting the international wetlands. ठीक है, ये कन्वेंशन मान लीजिए कोई ऐसा वेटलैंड है विच इज बिटवीन टू कंट्रीज, तो दोनों प्रोटेक्ट होंगे। इसका एग्जांपल अमू दरिया, सट दरिया है, ठीक है, या फिर कुछ रीजन्स है जैसे कि आपका जो डेड सी है, डेड सी है, डेड सी भी तो लेक है, उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल। ओके, वेरी गुड। चलिए अब ये क्या करेंगे, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड करेंगे। इसी के अंदर एक रिकॉर्ड भी होता है, मॉन्ट्रू रिकॉर्ड। एक और बता देते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। मॉन्ट्रू रिकॉर्ड किस लिए है? सर उनको प्रोटेक्ट करना जो बहुत ज्यादा बुरी तरह से खराब हो रहे हैं। हाँ, ये यूपीएससी क्वेश्चन आ चुका है। मॉन्ट्रू रिकॉर्ड उनको प्रोटेक्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा वेटलैंड डिग्रेड हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कौन सा लेक था? केवला देव। हाँ, चिल्का लेक। चिल्का लेक। नहीं, केला देव तो हट चुका है, चिल्का लेक था और लोकटक, दो था। केला देव तो क्योंकि सेंचुरी भी है ना, केला देव को तो वैसे प्रोटेक्शन दी हुई है। ठीक है, केला देव तो प्रोटेक्शन भी दी हुई है। और है कहाँ पे केला देव? चलो नाम आ गया तो थोड़ा जगह भी डिवाइड कर लेते हैं। केला देव कहाँ पर है? राजस्थान। 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 कौन सा एरिया? भरतपुर। डिस्ट्रिक्ट भरतपुर। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा। लोकटक कहाँ है? एमपी। हाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु। लोकटक एमपी शायद। चलो कोई बात नहीं, आओ सुनाए तुम्हें वेटलैंड की कहानी। देखो अब देखो, बता दो। लोकटक बेटा ना तमिलनाडु यहाँ तो नहीं है अभी तक तो, ठीक है, ना ही एमपी यहाँ पे है। तो मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, और तुम्हें नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी सिखाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, 6 शेड्यूल के एरियाज बताओ, साथ साथ रिवीजन भी कर ले। 6 शेड्यूल के एरियाज बता दो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले, 6 शेड्यूल एरियाज बता दीजिए। आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर है कि मिजोरम है? सो दोनों मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा। मेघालय। दोनों है पक्का। एम टीएम है, देखो एम टीएम। मेघालय है कि मिजोरम, मणिपुर है? त्रिपुरा, असम। मेघालय है। बताओ, मिजोरम है कि वो मणिपुर है कि मेघालय है? मेघालय। सब मेघालय। मेघालय है। ठीक है, ये दोनों नागालैंड और मणिपुर को अलग से प्रोटेक्शन मिली हुई है अंडर आर्टिकल 370 ए 370 बी। ओके, वेरी गुड। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय। अब एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछे थे, मैप से ही है। पुलिकट लेक is not in the list of Ramsar Convention, true or false? पुलिकट लेक is not in the list of Ramsar Convention. तो मैप सामने खोल के पूछ लिया क्वेश्चन, बताओ। पुलिकट लेक is not a part of Ramsar Convention. अब कहीं तो होगा। पुलिकट लेक का नाम सुना है? यूपीएससी क्वेश्चन भी आ चुका है। इट इज बिटवीन विच टू स्टेट्स? चलो आंसर इजी हो जाएगा ढूंढना। पुलिकट लेक इज बिटवीन विच टू स्टेट्स? तमिलनाडु, केरला। तमिलनाडु एंड केरला। केरला। श्योर नहीं सर, केरला का श्योर नहीं। तमिलनाडु ठीक है, ठीक है, तमिलनाडु ठीक है। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश।
वेरी गुड, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। यूपीएससी क्वेश्चन है ये, ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन है बेटा। पुलिकट लेक पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, पुलिकट लेक पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर, लेकिन जो उसका रीजन है, जो प्रोटेक्टेड रीजन है, वो दोनों में पड़ता है, ठीक है। अब पुलिकट लेक दिख रहा है क्या? अब देखो इसके लिए मैप बहुत जरूरी है सब कुछ याद करने के लिए। ये तमिलनाडु है, कर्सर दिख रहा है ना आप लोगों को? ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, यही है आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पुलिकट लेक इज नॉट पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लेक हैं उनमें पुलिकट इज नॉट देयर, ठीक है, समझ गए? यस, नो? ठीक है, वेरी गुड। ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है। पुलिकट एक ऐसा है जो यूपीएससी पूछ लेता है, क्योंकि इट इज वेरी फेमस बट स्टिल इट इज नॉट पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन। क्यों? ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है ना। सेफ, जब जो चीज अच्छी है, साफ, उसे क्यों ऐड करना है अननेसेसरी? ऐसे बहुत सारे लेक हैं जो बहुत साफ है ना। जैसे भोपाल का एक लेक है जो भोपाल के सिटी के सेंटर में, दैट इज वेरी क्लियर, क्यों ऐड करना है? तो ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट याद करें। कुलेरू जैसे कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, कुलेरू इज इन आंध्र प्रदेश। रुद्र सागर कहाँ है? मैप से देख के बताओ। हाँ जी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। देखो यहां से ये गया तीर, कहाँ पहुंच रहा है? त्रिपुरा, ठीक है। रुद्र सागर, क्योंकि आपका त्रिपुरा आप कभी भी गेस नहीं करोगे, आपको लगेगा त्रिपुरा में ऐसे नाम क्यों होंगे, है ना, आप कभी नहीं गेस करते। रुद्र सागर लेक इज इन त्रिपुरा। दीपर बोल तो आपको याद रहेगा, असम के अंदर है, ठीक है, दीपर बोल असम के अंदर याद रहेगा। और कौन सा है? अब बाकी तो धीरे धीरे याद है। सांबर याद रहेगा राजस्थान में, केवलादेव राजस्थान में याद रहेगा, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। सो मुरीरी याद रहेगा, सोकर भी याद रहेगा, वेरी गुड, ठीक है। ये सब जो है, जो हिंटरलैंड में ना, वो याद करिए। ऐड कौन से हुए हैं? असान कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? ये देहरादून में, ठीक है, असान कंजर्वेशन रिजर्व इज इन देहरादून। कबड़तल इज इन बिहार, बेगूसराय, ठीक है। स्टेट याद करिएगा, you do not need to remember the cities. So Asan is in Uttarakhand, Kabartal is in Bihar, Lonar Lake is in Maharashtra. Why Lonar Lake is famous? So, recently it turned pink due to eutrophication. इसीलिए फेमस है बस? नहीं सर, वो ये गिरा है, मीटियोर वगैरह गिरा है सर। अच्छा, ठीक है। तो मीटियोराइट से क्रिएटेड जो है क्रेटर है, ठीक है, तो क्रेटर लेक है एक तरीके से, इट इज अ क्रेटर लेक इन इंडिया, है ना, तो इसीलिए फेमस है। तो लुनार से तो क्वेश्चन आ सकता है। सोकर वेटलैंड कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक है, कौन से स्टेट में पड़ेगा? हाँ, कौन से स्टेट में पड़ेगा? यूपी। लद्दाख यूटी। हाँ, जम्मू कश्मीर करेक्ट नहीं करके आना है, ठीक है, सोकर लिखा हो और जम्मू कश्मीर सामने लिखा हो, करेक्ट नहीं करके आना है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्योंकि सो मरीरी जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जम्मू एंड कश्मीर वाज द ऑप्शन विद दैट, तो आप याद करके जाएंगे, हाँ सो मरीरी सोकर दोनों जम्मू कश्मीर। समझ में आया कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा सब कुछ पता होने के बावजूद? क्योंकि बाय डिफॉल्ट सो मरीरी हमें याद रहता है कि हाँ पेंगोंग लेक कहाँ है, पेंगोंग लेक कहाँ है? लद्दाख। हाँ जी, कहाँ पर है बेटा? लद्दाख। लद्दाख, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है,
जम्मू एंड कश्मीर में अब नहीं है, ठीक है। सुर सरोवर कहाँ है? सुर सरोवर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये याद रखने हैं 5। असान इज इन देहरादून, दैट इज उत्तराखंड। कबरतल इज इन बिहार, लोनार इज इन महाराष्ट्र, सोकर इज इन लद्दाख एंड सुर सरोवर इज इन उत्तर प्रदेश। ओके, समझ में आ गया? रामसर क्या है, क्यों है, ये तो सब आप लोगों को पता ही है। इंटरनेशनली एज पर द रामसर कन्वेंशन कितने कितने जो है एक कंट्री में वेटलैंड्स रामसर लिस्ट में भेजना जरूरी है। हाउ मेनी वेटलैंड्स? तो याद रखिए 1। रामसर नहीं हो रहा, जितने भी है, एटलीस्ट एवरी कंट्री मस्ट डेजिग्नेट 1 वेटलैंड फ्रॉम देयर रीजन, ठीक है। कोई दिक्कत बातचीत तो नहीं है? नहीं? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें डेटा नहीं है, या तो हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। 2020 में भी ना, 1920 में भी कुछ और ऐड हुए थे, इससे पहले भी, ठीक है, इससे पहले भी ऐड हुए थे, तो एक बार नजर मार लीजिएगा अगर टाइम मिले तो। वैसे आएगा तो यही आएगा, इससे पहले का नहीं आएगा। ओके, ये सब हमने दिया हुआ है डिटेल्स, रीडिंग एक बार लगा लीजिएगा, ठीक है, रीडिंग एक बार आप लोग लगा लीजिएगा। अब मेजर क्या है बताया था, माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वेटलैंड्स, ठीक है, तो दे आर हैविंग द path of migratory species. Very good. Now let us come to next topic. What do you understand by black carbon? Black carbon. What do you understand by black carbon? It's a pollutant. It is a pollutant. Very good. It is a pollutant. ब्लैक कार्बन की ना कुछ हम लोगों को प्रॉपर्टीज जाननी जरूरी है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, व्हाट इज ब्लू कार्बन? व्हाट इज ग्रीन कार्बन? व्हाट इज ब्राउन कार्बन? ये तो चीटिंग है, इतने सारे कलर में दिखा रहे हो, हमें चाहिए नहीं, हमें एक ही कलर पसंद है, हमें ब्लैक ही चाहिए, ठीक है। इनमें से कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स है, बस ये बता दीजिए। इनमें से कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं? Which all amongst them are pollutants? ब्लैक ब्राउन। ब्लैक एंड ब्राउन, वेरी गुड। ब्लू कार्बन क्या है? आपकी जितनी भी वाटर बॉडीज है ना, which acts as the carbon sink, whatever water bodies you have and which are acting as the carbon sink, उनको हम ब्लू कार्बन बोलते हैं, ठीक है। दे आर नॉट pollutants. आपकी वाटर बॉडीज, दे आर द कार्बन सिंक एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज द ब्लू कार्बन। जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल रीजन्स हैं, फॉरेस्टेड एरियाज है, प्लांट स्पीशीज है, जितना भी हमारा फ्लोरा है, उसमें जो कार्बन स्टोर्ड है उसको हम बोलते हैं ग्रीन कार्बन। दे आर नॉट पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन आर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन आर पॉल्यूटेंट्स। समझ में आया? वेरी गुड। अब हुआ क्या है, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, और किसने की रिसर्च स्टडी, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डन दिस रिसर्च स्टडी। ये आप ऑप्शन ना अगर नहीं पढ़ा होगा तो जो है करने में थोड़ा सा मुश्किल होता, ठीक है। ऑप्शन ए यूएनईपी, ऑप्शन बी आईपीसीसी, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी यूएनएफसीसीसी। ए बी सी डी, सी। ब स।
अगर नहीं पढ़ा होता वर्ल्ड बैंक सबसे पहले एलिमिनेट करते, वर्ल्ड बैंक सबसे पहले एलिमिनेट करते, है ना। तो एक सर्वे हुआ है जहां पे आइडेंटिफाई किया है कि बिकॉज ऑफ ब्लैक कार्बन द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्ट। अब क्वेश्चन ये आता है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं ब्लैक कार्बन से, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? तो एल्बिडो उनका ये हो रहा है, affect हो रहा है। वेरी गुड। जो ग्लेशियर्स होते हैं, स्नो जो होती है, उसका अल्बिडो बहुत हाई होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, मतलब यूपीएससी अब अल्बिडो पे क्वेश्चन भी पूछ सकती है। तो क्वेश्चन अब हो गया अल्बिडो क्या होता है। आप लोग क्या लिंक कर पा रहे हैं? अब हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। आप तो बस ये रट के चले जाएंगे। आप समझे करंट अफेयर सिलेक्शन क्यों होना बहुत मुश्किल होता है। पता अल्बिडो क्या होता है बताइए। अब मान लीजिए आप एक मिरर रख लिया हुआ है आपने, ठीक है, एक मिरर पे आपने रेज फेंकी, तो रेज कहां जाएंगी? मिरर अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अर्थ सरफेस पे जो कुछ ऐसे बॉडीज होती हैं विच हैज द टेंडेंसी टू रिफ्लेक्ट द सन रेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द एल्बिडो इफेक्ट। जहां पर एल्बिडो इफेक्ट हाई होता है, जहां पर एल्बिडो इफेक्ट हाई होता है, वहां पर सनरेज जो है एब्जॉर्ब बहुत कम होती है। कभी आप स्नो कोई ऐसे रीजन में गए जहां पे स्नो होती है? कभी विजिट किया है कोई ऐसा रीजन? नहीं किया है कभी विजिट? किसी ने किया है? वेरी गुड। दोपहर में किया है, आफ्टरनून में किया है कभी विजिट? नहीं किया है। आपने देखा होगा स्कीइंग वाले सब लोग ना हमेशा सनग्लासेस पहन के आपको मिलेंगे वहां, क्योंकि आपने अगर सनग्लासेस नहीं पहने हुए, जो एल्बिडो की वजह से ना सनरेज डायरेक्टली जो है, लाइट बहुत तेज आती है रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है। आपको ये मत सोचो कि स्नो फ्लॉर में जितने लोग हमने आज तक स्नो में फोटो देखे सब जो है एकदम चश्मा लगा के फ्लॉन्ट करते हैं अपने आप। इट इज नेसेसरी, और अगर आपने नहीं लगाया तो इवन देन ऑल्सो यू विल मैनेज, बिकॉज आवर बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू अडॉप्ट इटसेल्फ। अगर स्नो में सनग्लासेस लगाए हुए और एक बार सनग्लासेस उतार के देखना, ओए होए 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 होए, जीवन आनंद, ठीक है। मतलब वो कैसे सुना, माई आईज, ये क्या देख लिया, क्या हो गया मेरी आंखों को, वाली फीलिंग आती है, बिकॉज द अल्बिडो इज सो हाई। अब अगर आप जैसे मान लीजिए उसके ऊपर आपको एक लेयर लगा दें किसी चीज की, तो अब वो सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, और अगर स्नो को गर्म करेंगे तो बच्चों क्या होगा? मेल्ट होगी। ब्लैक कार्बन की वजह से ये हो रहा है ग्लेशियर्स में, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, जो मेल्टिंग, ऐसा नहीं कि मेल्टिंग नेचुरल प्रोसेस, ग्लेशियर मेल्ट तो होता है, आपने देखा विंटर्स में स्नो होती है, समर्स में नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इतने हाई एल्टीट्यूड पे जो स्नो है वो धीरे धीरे मेल्ट होती है, ब्लैक कार्बन में बहुत फास्ट मेल्ट होने लग जाती है। कितना हो रहा है? दैट दी हिमालय काराकोरम में हिंदू कुश रीजन में वेस्ट में 0.3 मीटर पर ईयर मेल्ट हो रहा है, एंड ईस्ट में 1 मीटर पर ईयर मेल्ट हो रहा है। यानी कि ईस्ट और वेस्ट से फर्क तो है। क्यों? ईस्टर्न साइड इज टुवर्ड्स द सन, है ना, सनराइज इन द ईस्ट, सुना है। तो डायरेक्ट जो है पड़ रही है रेस, वेस्ट साइड पे इतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए कम मेल्ट हो रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अब ये क्या फर्क पड़ता है इससे? दो चीज हमने बताई है, पहला रिफ्लेक्टेंस कम कर देता है, एल्बिडो कम कर देता है, दूसरा एयर टेम्परेचर बढ़ा देता है जिससे मेल्ट होते हैं। अब इन्होंने बोला है अगर जो अभी प्रेजेंट पॉलिसीज हैं, अगर आप उन्हीं को अप्लाई करेंगे टू रिड्यूस ब्लैक कार्बन, तो सिर्फ 23% रिडक्शन हो पाएगा मेल्टिंग ऑफ दिस ग्लेशियर्स। तो इन ऑर्डर टू डू समथिंग मोर यू नीड एडिशनल पॉलिसीज, ओके। रीजंस क्या है ब्लैक कार्बन के? सबसे ज्यादा
कंबस्टेड जो वेस्ट होता है, मतलब जो आपका वेस्ट होता है थ्रू दी कुक स्टोव्स, जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से जो निकलता है, वो डीजल इंजन एंड ओपन बर्निंग। और आपने माउंटेनियस रीजन पे तो बॉनफायर नहीं किया, दो ही तो चीजें करते होते पहाड़ों पे जाके, बॉनफायर करना और मैगी खाना, लाइफ सेट एकदम, है ना। और वो क्या है, ओपन बर्निंग, इट इज कॉजिंग दी अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक कार्बन। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि पहाड़ों में जाके, और कह रहे हैं यहाँ डीजल तो गाड़ी तो यहाँ भी चल रही है, बॉनफायर तो दिल्ली में भी होती है ना, तो हम पहाड़ों का नाम क्यों ले रहे हैं बार बार? क्वेश्चन आ रहा है ना कि भाई बॉनफायर है तो बॉनफायर तो कहीं भी करो, है ना, है ना, है ना। सर हिली तो एरिया में वो सब ब्लैक कार्बन जाके स्नो वगैरह पे डिपॉजिट हो जाता है। नहीं, ये बात समझिए, ब्लैक कार्बन जो है ना बेटा, रीजनल पॉल्यूटेंट है। दिल्ली से जम्मू कश्मीर नहीं पहुंचेगा ब्लैक कार्बन, दिल्ली का दिल्ली में रह जाएगा, ठीक है। ब्लैक कार्बन इज अ रीजनल पॉल्यूटेंट, इट इज नॉट अ ग्लोबल पॉल्यूटेंट, लोकलाइज्ड रहता है। आप ये नहीं बोलेंगे, आपके मान लीजिए आपने अपना स्नोमैन बनाया, ठीक है, आपने अपना स्नोमैन कहाँ बनाना चाहते हो बताओ, कहाँ स्नोमैन बनाना चाहते हो, जल्दी बताओ। स्विट्जरलैंड बनवा दे, ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्नोमैन बनाया, और आपका दोस्त जो है मान लीजिए मनाली बॉनफायर कर, तो फोन करके ये मत बोलो अरे अपनी बॉनफायर बताओ मेरा स्नोमैन काला हो रहा है, ठीक है, वो आपका मनाली वाला स्नोमैन काला हो सकता है, ठीक है। और स्नोमैन पे तो फेयर एंड हैंडसम और फेयर एंड लवली भी काम नहीं करेगी। समझ में, याद रखने के लिए बता रहे हैं, इट इज अ लोकलाइज्ड पॉल्यूटेंट, ओके। इट इज अ शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट, सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस, वेरी गुड। अब इट इज क्विकली वॉश्ड आउट, इसमें दिक्कत नहीं है, आप इसको अगर चाहे तो बहुत इजीली वॉश आउट भी कर सकते हैं। तो ये अगर हम कंट्रोल करना चाहे तो बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। रीजंस क्या है, ब्लैक कार्बन इन हिमालयन इंडस्ट्रीज, ब्रिक किल्स है, अगर आप देखेंगे हिली एरियाज में ब्रिक किल्स बहुत ज्यादा होती है, ब्रिक किल्स बहुत ज्यादा होती है ना, तो उसकी वजह से आ रहा है। दूसरा, डीजल फ्यूल, ओपन बर्निंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होता है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, बायोफ्यूल, बायोमास, एंड इट इज बिकॉज ऑफ बोथ द रीजन, एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल, ठीक है। अब ब्लैक कार्बन क्या होता है वो आपको हमने बता दिया है। ब्लैक कार्बन का देखिए, इट इज अ लोकल पॉल्यूटेंट, इट इज अ लोकल पॉल्यूटेंट। मीथेन क्या है, लोकल पॉल्यूटेंट है। ओजोन क्या है, लोकल पॉल्यूटेंट है। एंड HFCs क्या है, आपके ग्लोबल पॉल्यूटेंट है, ठीक है। अब मीथेन का सबसे ज्यादा, लेकिन प्रॉब्लम ये ग्लोबली क्रिएट कर रहा है, मीथेन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ग्लोबली क्रिएट कर रहा है, HFC सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ग्लोबली क्रिएट कर रहा है, लेकिन ब्लैक कार्बन एंड ओजोन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लोकल, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। क्यों HFC लोकल क्यों नहीं, पहले तो ओजोन तक पहुंचेगा तभी तो नुकसान करेगा। अब आप किसी से ये तो नहीं बोले अरे यार तुमने दिल्ली की ओजोन खराब कर दी, आप ये तो नहीं बोलोगे ना किसी से कि दिल्ली की ओजोन खराब कर दी, क्योंकि ओजोन तो ग्लोबल है ना। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ये कितने टर्म्स में रहते हैं, ब्लैक कार्बन स्टेज इन द एटमॉस्फेयर फॉर डेज, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज अ पॉल्यूटेंट, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज अ ब्लेसिंग, ठीक है। इट स्टेज इन द एटमॉस्फेयर फॉर वीक्स, मीथेन इट स्टेज इन द एटमॉस्फेयर फॉर 12 years, HFC स्टेड इन द एटमॉस्फेयर फॉर 15 years। कैसे कैसे फैलता है ब्लैक कार्बन, ये सारे आपने हमें बनाए हुए हैं। मीथेन जो है इवन फ्रॉम द एक्सक्रीशन ऑफ द कैटल से भी होता है, तो लाइफ स्टॉक भी एक रिस्पॉन्सिबल है मीथेन पॉल्यूशन का, ठीक है। समझ आ रहा है, वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई टेंशन?
चलिए, अब ब्लू कार्बन हमने आपको बता दिया है क्या होता है, ग्रीन कार्बन बताते हैं ब्राउन। ब्राउन इज अ लाइट एब्जॉर्बिंग पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर दैट हैज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। दो काम करता है ब्राउन कार्बन, टेम्परेचर कम करता है, एटमॉस्फेयर गर्म करता है। दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन क्या करता है, वार्मिंग एट सेम टाइम डिक्रीजिंग द एल्बिडो। ये क्या करता है, टेम्परेचर कम करेगा, एटमॉस्फेयर को वार्म करेगा। ठीक है, मतलब आप अगर जमीन पे चल रहे, पैरों में ठंड लग रही है और कान में गर्मी लग रही है, यहां पर ब्लू कार्बन हो, तो सॉरी ब्राउन कार्बन हो। समझ में आ रहा है कि पैरों में तो बूट्स पहने क्योंकि ठंड लग रही है और आपको पसीने आ रहे हैं। अगर कहीं भी ब्राउन कार्बन होगा, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं सोचा अच्छा कितना सही होगा, कितनी अच्छी फोटो आएंगी उस टाइम, तो क्योंकि आजकल हमारी हर चीजें फोटो के लिए होती है कि फोटो कितनी अच्छी आएंगी ऐसे, उसमें नेचुरल फिल्टर। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट क्या होते हैं वही समझ जाइए, वही जो बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स मिटिगेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज इट विल हेल्प अस टू अवॉइड द राइजिंग ऑफ टेम्परेचर अप टू 0.6 डिग्री 0.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और CO2 की मिटिगेशन जो है इसी को उतना हाफ कम, मतलब CO2 को रोकेंगे तो टेम्परेचर हम रोक पाएंगे सिर्फ 1.2 डिग्री बढ़ने से, अगर इसको रहें तो 0.6 डिग्री बढ़ने से रोक लेंगे। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ये समझिए, अगर आप इसको डबल लेस देन हाफ समझेंगे तो ये नहीं है कि 0.3 डिग्री तक रोक देगा, ये राइज रोक पाएगा। तो यानी कि अगर टेम्परेचर 0.6 डिग्री बढ़ रहा है तो कार्बन CO2 मिटिगेशन 0.3 ही रोक पाएगा। टेम्परेचर जो है सिर्फ इतना ही रुकेगा, बढ़ेगा नहीं, कम होगा बढ़ना। आर वी क्लियर? कोई डाउट? बना लेंगे सब लोग अपना अपना ब्लैक कार्बन, है ना? बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ, वरना आगे चलते हैं। हाँ ना, हमें को मतलब नहीं है, हमें बस हम स्नोमैन पे खो चुके हैं, हमने जो स्नोमैन अपना बनाया है वहां पर। हाँ, चलिए, अब डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, हमने आज वर्ड यूज किया है, तो डेजर्टिफिकेशन क्या होता है बताइए, व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन? सर वेजिटेशन खत्म हो जाती है डिफॉरेस्टेशन से और वेरियस रीजन से। वेरी गुड, तो उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा रोकने के लिए कर सकते हैं। वेरी गुड, डेजर्टिफिकेशन बहुत अच्छे समझिएगा। डेजर्टिफिकेशन का मतलब यही है जो हम लोगों ने ही डेजर्ट बनाया नेचुरली, वरना डेजर्टिफिकेशन तो है ही, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, बहुत सारे डेजर्ट है, तो डेजर्ट तो है ही। डेजर्टिफिकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट नहीं, डेजर्टिफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस। जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, एंड दैट लैंड इज बीइंग डिग्रेडेड टू एन एक्सटेंट दैट इट इज कन्वर्टिंग इट इनटू अ डेजर्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्शंस, दैट इज द डेजर्टिफिकेशन। और उसको रोकने के लिए कन्वेंशन बनी है, दैट इज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। समझ में आया? ये डेजर्टिफिकेशन कौन सा टारगेट कर रही है? ठीक है, वेरी गुड। अब रिसेंटली एक हाई लेवल डायलॉग हुआ था ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। दिस वाज चेयर्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इट वाज चेयर्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, दैट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस में फोकस क्या था? टू असेस द प्रोसेस मेड इन फाइटिंग द लैंड डिग्रेडेशन and map the way forward on global efforts to revive and restore healthy land. दूसरा कि हमने क्या क्या कंट्रीब्यूशन करा है, दैट वाज आल्सो हाईलाइटेड। तो इंडिया ने क्या किया विद इन 10 इयर्स? 3 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट ऐड कर दिए, दैट इज मेकिंग अस रीच टुवर्ड्स आवर कमिटमेंट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, जो हमें कब तक अचीव करनी है, बाय विच ईयर? 2030। ठीक है, हम रिस्टोर भी कर रहे हैं, नॉट ओनली वी आर कॉम्बैटिंग द
डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, वी आर ऑल्सो रिस्टोरिंग द लैंड। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक एग्जाम्पल दिया है बन्नी रीजन। बन्नी रीजन कहाँ है? बन्नी रीजन कहाँ है? इंडिया, एनसीआर, राजस्थान। गुजरात। वेरी गुड बेटा, बन्नी रीजन से इस साल क्वेश्चन आना है। एक तो गुजरात में है, पहला रीजन, ठीक है। दूसरा और एनवायरमेंटल चीजों की वजह से इट वाज इन न्यूज, ठीक है। कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है बन्नी रीजन में? कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है बन्नी रीजन में? किसी को पता है? कुछ पता है? नहीं पता है? वेरी गुड, बिल्कुल नहीं पता। अगर हम गलती से नोट्स आगे पीछे कर लेते ना तो हमें पता लग जाता। लेकिन गलती ऐसे गलती थोड़ी करेंगे, अगर हमने खुद से पढ़ लिया तो फिर तैयार नहीं हो जाए करंट अफेयर्स, ठीक है। तो बताओ कौन सी कम्युनिटी है? नहीं, अभी मालधारी कम्युनिटी है, तो वो भी पढ़ेंगे। बन्नी ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल दिया है कि हमने उसको रिस्टोर किया। अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन क्या है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994। कौन सी समिट के बाद आई थी? इट वाज एज अ पार्ट ऑफ द समिट दैट वाज हेल्ड इन रियो अर्थ समिट। कौन से ईयर में हुआ था? 1992 में। इट इज अ सोल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, यानी कि इट इज लीगली बाइंडिंग which is related to the environment and development of or development to sustainable land management। एक लौती ट्रीटी है जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से डील करती है and it is legally binding। it is the only convention stemming out from the Rio's Agenda 21, ठीक है। एजेंडा 21 में 21 का मतलब क्या है बताओ? सब लोग कहते हैं ना, हमने टेस्ट सीरीज पूछते हैं फिर कहते हैं यूपीएससी के पास्ट ईयर तो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। सब लोग, आप सब जब भी बात होती है सब कहते हैं हाँ पास्ट ईयर तो कर लिए हैं। तो पास्ट ईयर का क्वेश्चन ही है कि एजेंडा 21 में 21 का मतलब क्या है? बताइए, जनता जवाब चाहती है। बोलो बोलो बोलो। 21st century। 21st सेंचुरी, वेरी गुड। एजेंडा 21 में 21 एजेंडाज नहीं है, एजेंडा फॉर द 21st सेंचुरी है, ठीक है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। सोचो सब कुछ पढ़ जाते हैं और दोबारा आ जाता है एजेंडा 21 में 21 का मतलब क्या है, तो हमको अपशब्द बोलते हैं कि बन्नी बन्नी तो कर रहे थे, 21 नहीं बताया, ठीक है। अब ये कन्वेंशन किस एरियाज के लिए है? इट इज स्पेसिफिकली फॉर एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज, जिनको हम ड्राई लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये उन एरियाज के लिए है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यस, नो? तो अब बन्नी ग्रासलैंड्स के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो ये जो ग्रासलैंड्स हैं, दीज आर इन दी स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। दीज आर इन दी स्टेट ऑफ गुजरात। ये इनका मैप में देखिए इनकी लोकेशन, ये है बन्नी एरिया, रण ऑफ कच्छ के अंडर पड़ता है, लेकिन ये कोस्ट पे नहीं है। However, this region is created after it came out from the sea, ठीक है। This region is created after it came out from the sea, लेकिन ये कोस्ट पर नहीं है। यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी रहती है? मालधारी कम्युनिटी रहती है, ठीक है। मालधारी कम्युनिटी रहती है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? ये ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में है कि लिटिल रन ऑफ कच्छ में है? तो हम तो आंसर करने, हम बड़े छोटे का फर्क ही नहीं करते हैं। ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में है कि लिटिल रन ऑफ कच्छ में है? ये तो पता है ना, दो कच्छ हैं, लिटिल और ग्रेटर। बताओ ग्रेटर में कि लिटिल में है? ये बेटा ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में पड़ता है, ठीक है। अब एनजीटी ने ऑर्डर दिया था कि बन्नी ग्रासलैंड जो है इको सेंसिटिव एरिया है, तो उसमें जो है कोई भी आप अगर
डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव डेवलपमेंट ही होना चाहिए, और एनी टाइप ऑफ एंक्रोचमेंट विल बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल। ठीक है। द कम्युनिटी दैट लिव्स इन द बन्नी रीजन इज मालधारी कम्युनिटी। मालधारी मालधारी कम्युनिटी के बारे में सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? हाँ, मालधारी के बारे में कभी नहीं सुना है? गुजरात की आपने जो ड्रेस देखी है, जो अगर कभी आप गुजराती बनने का, फैंसी ड्रेस में गुजराती बनने की कोशिश करते हैं तो ड्रेस देखी है जो पहनते हैं, वो मालधारी कम्युनिटी की ही ड्रेस है। ठीक है। मालधारी कम्युनिटी वहां रहती है जहां पर आपके गिर के जंगल रहते हैं। दे लिव along with the गिर लायंस, दैट इज एशियाटिक लायंस। आपने कुछ इमेजेस देखी होंगी ना, मालधारी कम्युनिटी हुआ है, वो साइकिल पे जा रही होती है या पैदल जा रही हो तो सामने शेर आता है तो शेर को लाठी से भगा देते हैं, कि वो कम्युनिटी है, बिकॉज दे आर लिविंग विद द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। दे हैव द राइट्स अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक है। यहां पर बफेलोज होती हैं दैट आर कॉल्ड एज बन्नी बफेलोज। ठीक है। बन्नी बफेलोज विच आर adapted to the Kutch hot weather conditions। ठीक है। बन्नी बफेलोज आपको इमेज दिखा देते हैं, थोड़ा याद रखने में आसानी रहेगी, इससे क्वेश्चन में बहुत जोर से लग रहा है। ठीक है। क्योंकि गुजरात से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेती, खड़ाई कैमल से भी क्वेश्चन पूछा था। सर एक पॉलिटी से एक छोटा डाउट था, पूछूं? वो बेटा पॉलिटी के टीचर आएंगे किस क्लास के बाद, फिर पूछना। ठीक है। लास्ट के 10 मिनट में पॉलिटी वाले फैकल्टी को बुला लेंगे। अभी एनवायरमेंट चल लेते हैं। ठीक है। ये इमेज देखिए, इसमें बन्नी बफलो भी है। सर आपका स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है। अभी हो रहा है बेटा, अब दिख रहा है? हाँ। हाँ दिख रहा है। देखो ये बन्नी बफलो है। ठीक है। ये बन्नी बफलो है। अब ये बोलो ये तो काऊ जैसा है, तो इसको बन्नी बफलो ही बोलते हैं। ठीक है। बन्नी बफलो और ये मालधारी कम्युनिटी के पर्सन। ठीक है। याद रहेगा अब, इमेज से हमें क्योंकि ज्यादा याद रहता है। वेरी गुड। अब ये दो इकोसिस्टम जुक्सटापोज्ड है इसमें, बहुत अच्छे समझिएगा। वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है, दोनों है। तो बन्नी ग्रासलैंड्स आर आल्सो वेटलैंड्स। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये नहीं बोलेंगे नहीं हमने सिर्फ ग्रासलैंड पढ़ा है, वहां पे कहाँ पानी, तो दे आर वेटलैंड्स प्लस ग्रासलैंड। ठीक है। और सबसे ज्यादा इन्वेजन जो वहां पर इकोसिस्टम के लिए खराब हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोस्पोसिस जूलीफोरा। यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज जूलीफोरा। ठीक है। व्हाट इज प्रोस्पोसिस जूलीफोरा? व्हाट इज प्रोस्पोसिस जूलीफोरा? बताइए। व्हाट इज प्रोस्पोसिस जूलीफोरा? नहीं, कुछ ट्राई भी नहीं करेंगे। अच्छा, किसी की वजह से इकोसिस्टम खराब हो रहा है तो क्या हो सकता है?
invasive species, वेरी गुड, उसकी वजह से खराब हो रहा है इन्वेशिव स्पीसीज, बस यही ऑप्शन था, ये ऑप्शन भी यही था बस। हाय राम, इतना मुश्किल क्वेश्चन कैसे करा होगा हम लोगों ने, हैं? तो याद रखिएगा प्रोसेस जूलीफोरा। ओके, कर लेंगे वाला क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत बातचीत तो नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, इट इज इन ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, इट इज इन ग्रेटर रन ऑफ कच्छ। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? भुज रीजन जो है, हिंदी भुज रीजन ऑफ गुजरात, है ना। भुज में मूवी भी आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री भी आई है, तो उस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, आर वी क्लियर? यस, नो, हाँ, बताओ बताओ बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज डलबर्गिया लतीफोलिया? व्हाट इज डलबर्गिया लतीफोलिया? अच्छा, इंग्लिश में बोल रहे तो इंग्लिश में डेलबेरिया लैटिफोलिया, ठीक है। तो लोग हिंदी में समझ में नहीं आता, तो डेलबेरिया लैटिफोलिया, डेलबेरिया लैटिफोलिया क्या होगा? रोजवुड प्लांट का टेक्निकल नेम, ठीक है। रोजवुड जो ट्री होते हैं उनका टेक्निकल नेम है। रोजवुड किस चीज के लिए यूज होती है? रोजवुड किस चीज के लिए यूज होती है? रोजवुड किस चीज के लिए यूज होती है? तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड बढ़ गई है रोजवुड की, तो दैट इज व्हाई दे इंक्रीज इन फेलिंग ऑफ रोजवुड ट्रीज। अब रोजवुड ट्रीज क्या है, कहाँ फाउंड होते हैं? दे आर फाउंड इन एवरग्रीन और डेसिडुअस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स। एवरग्रीन, डेसिडुअस और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। इनकी जो हाइट है, दे कैन रीच अप टू द हाइट ऑफ 40 मीटर, ठीक है। दे आर हार्डवुड ट्रीज, ठीक है, हार्डवुड होते हैं, सॉफ्टवुड नहीं है, क्योंकि यूपीएससी यहां पे थोड़ा सा कैच लेता, हार्डवुड है कि सॉफ्टवुड है। तो दीज आर हार्डवुड ट्रीज। क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ देयर कलर एंड फ्रेग्रेंस। सबसे बढ़िया याद करने का तरीका है, गिटार या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं इससे, फर्नीचर एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, पर्टिकुलरली गिटार। प्लाईवुड कार्विंग मोल्डिंग्स में यूज होता है। दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 1927। दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 1927, ठीक है। एंड इन द IUCN रेड लिस्ट दे आर vulnerable and they are also protected under sites, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि सैंडलवुड पे क्वेश्चन आ चुका है, तो रोजवुड पे भी आ सकता है। रेड सैंडल पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चले आगे। वेरी गुड। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन हाइड्रोजन? What do you understand by green hydrogen? So hydrogen extracted from the process of hydrolysis. Hydrolysis, चलो ठीक है, दे इलेक्ट्रोलिसिस के, ठीक है। तो जब, अरे सिंपल है, जब पानी में से हाइड्रोजन निकाल दिया आपने, तो बचा क्या? मान लो आपने पानी में से हाइड्रोजन शक कर लिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे ऐसे आइडियाज तो देते ही हैं। वो विंड मिल में से जब पानी शक करवा सकते हैं, तो हम पानी में से हाइड्रोजन में तो शक करवा सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पानी में से हाइड्रोजन शक हो गया, तो ऑक्सीजन ही निकला। ऑक्सीजन पॉल्यूटेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और जो पॉल्यूटेंट नहीं होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली होता है, उसको कौन सा कलर देते हैं? ग्रीन, है ना। तो द हाइड्रोजन विच इज एक्सट्रैक्टेड through electrolysis of water is called as green hydrogen. Ab recently a summit was held regarding the use of green hydrogen.
ये किसका समिट था? ब्रिक्स नेशन का समिट था, ठीक है। दिस समिट वाज ऑफ द ब्रिक्स नेशंस, ठीक है। ये किस लिए यूज होगा? इट विल बी यूज्ड एज अ रिन्यूएबल सोर्स, इट विल बी यूज्ड एज अ रिन्यूएबल सोर्स। क्या क्या कर सकते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन से? वो भी, जो भी कोई और फ्यूल कर सकता है वो ग्रीन हाइड्रोजन भी कर सकता है, ठीक है। कोई और जो फ्यूल कर सकता है वो ग्रीन हाइड्रोजन भी कर सकता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, इससे आप घर के चूल्हे चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके घर में पाइपलाइन होती है ना, जिसको सीजीडी यहाँ पे है, इसका मतलब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पाइपलाइन होती है ना, गैस पाइपलाइन, उसमें 10% हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो भी वो काम करेगा बढ़िया, ठीक है। समझ में आया? तो इट विल बी अ न्यू रिन्यूएबल रिसोर्स, तो इसके आने के चांसेस अच्छे हैं। देखिए ऐसे बनता है, पानी निकाला, पानी में से हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन को स्टोर किया, यूज किया, मस्त एकदम। सर एसएससी पे क्वेश्चन था जिसका, था यस सर, हाइड्रोजन से इसमें, वाटर में से हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बचता है? एसएससी सीजीएल। अच्छा नहीं वो बेटा ग्रीन हाइड्रोजन से नहीं था, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। जी सर, मतलब थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट इसमें भी समझ आई। वाटर, देखो वाटर अगर किसी को H2O पता है तो उसमें हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीजन नहीं बचेगा, बस ये तो केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन यूपीएससी में ग्रीन हाइड्रोजन पे आएगा, बस आपको पता सेम चीज है, दोनों चीजें सेम है, बस नाम नहीं पता होगा। जिसको पता होगा वो तो कोई भी कर लेगा ना, फिर अगर पता होगा तो कोई भी कर लेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 7 स्कीम किसके लिए है, अगर पता है तो सभी कर लेंगे, किसको नहीं समझ में आएगा कि कंप्रेस्ड बायोगैस है, ठीक है। यूपीएससी इज नॉट टफ, यूपीएससी इज ओनली कंसेप्चुअल। समझ में आया? फायदा क्या है हाइड्रोजन का, ये बताने की जरूरत है। लाइटेस्ट गैस है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, कोई फ्लेम नहीं है, क्लीन है, कलरलेस, ऑर्डरलेस है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब ग्रीनलैंड में ग्लोबल मीथेन असेसमेंट हुआ है, ठीक है। ग्लोबल मीथेन असेसमेंट हुआ एंड इट वाज फाउंड दैट इन द ग्रीनलैंड रीजन, मीथेन वाज फाउंड इन, ओ सॉरी, हाँ, मीथेन वाज फाउंड इन मोर क्वांटिटीज, ठीक है। मीथेन वाज फाउंड इन मोर क्वांटिटीज, ओ सॉरी, दो चीजें कंफ्यूज हो गए, वो वाला बताया तो वो इंक्लूड कर लेते हैं। ग्रीनलैंड में मरकरी वाज फाउंड इन मोर क्वांटिटीज, ठीक है। ग्रीनलैंड आइस शीट असेसमेंट हुआ है तो मरकरी वाज फाउंड इन मोर क्वांटिटीज। अब इस स्टेटमेंट का आंसर दीजिए। The mercury found in Greenland is not because of the anthropogenic region but because of the natural reasons. True or false? Now, mercury found in the Greenland assessment or Greenland ice sheet is not because of the anthropogenic reasons but because of the natural reasons. True or false? ट्रू, ठीक है। तो ग्रीनलैंड की जो आइस शीट मेल्ट हो रही है तो वहां पे मरकरी फाउंड हो रही है। अब मरकरी जनरली रिवर वाटर में कितनी होती है, फ्रेश वाटर में कितनी होती है? अगर एक ओलंपिक का साइज का स्विमिंग पूल है तो उसमें एक सॉल्ट का जो ग्रेन होता है ना, इतनी होती है जनरली। रिवर वाटर में मरकरी इज ऑफ द रेंज जितना एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में सॉल्ट का ग्रेन कितनी हो गई, अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसको नोट करने की, या इसको अगर आप यूनिट में देखें तो इट विल बी 10 नैनोग्राम पर लीटर। लेकिन ग्रीनलैंड आइस शीट में इट वाज फाउंड एज 150 नैनोग्राम पर मीटर, यानी कि 15 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। अब ये जो मरकरी फाउंड हुई इन द ग्रीनलैंड आइस शीट, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक रीजन। अगर ह्यूमन मेड होगा तो रोक भी लेंगे, नेचुरल को कैसे रोकोगे? है ना खतरनाक चीज। और खतरनाक चीज ये नहीं है, नेचुरल है तो रोक नहीं सकते, लेकिन हमने ही तो उसको मेल्ट करने का मौका दिया। मान लो कोई एक मॉन्स्टर है जो स्टैचू होकर खड़ा है काफी साल से, या एक जीनी है जो चिराग में बंद है, उसे बाहर निकालने के लिए चिराग को रब तो हमने ही किया।
ठीक है, अब वो जीनी बाहर आ गया, आप बोलोगे जीनी तो बाहर आ गया तो हमेशा से ही था, जीनी तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो जीनी तो अपने आप एग्जिस्ट कर रहा था, उसके बाद सारी डेंजरस एबिलिटीज थी, लेकिन उसको चिराग को तो रब तो हमने किया, तो आइस शीट को मेल्ट हमने किया, तो ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ मेल्ट नहीं कर रही है, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स भी ऐड कर देगी। और मरकरी पॉइजनिंग की वजह से कौन सी डिजीज होती है, बताइए, मरकरी पॉइजनिंग की वजह से कौन सी डिजीज होती है, अब बताइए। नहीं बिल्कुल बताएंगे, मिना माता डिजीज, ठीक है, मिना माता डिजीज, ठीक है, मिना माता डिजीज, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ मरकरी पॉइजनिंग, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ मरकरी पॉइजनिंग। तो नेचुरली तो डिजीज भी कॉज कर सकता है, पॉल्यूशन भी होगा। और मरकरी को WHO ने वन ऑफ द टॉप 10 केमिकल्स ऑफ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न माना हुआ है। It has toxic effects on nervous system, digestive system, immune system, lungs, kidney, skin and eyes। बाकी कोई दिक्कत नहीं करता, बाकी सेफ है, बस अफेक्ट क्या करेगा, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, लंग्स, किडनीज, स्किन एंड आईज, ठीक है, दिल में कोई दिक्कत नहीं होगी, हार्ट एकदम सेफ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अब एटमॉस्फेयर में कहां से रिलीज होती है मरकरी, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, जियोथर्मल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है, ये तो नेचुरल है, ह्यूमन से तो होती ही है, ह्यूमन तो हम लोग तो कहीं से भी रिलीज करते हैं, है ना, समझ में आया। अब मरकरी है डेंजरस, है ना, डेंजर समझ में आया मरकरी कितना डेंजरस है, इसलिए बचपन में कहते थे ना घर वाले कि थर्मामीटर को प्रेस मत करो, मरकरी है इसमें। हम लोग तो हल्के में रहते थे, थर्मामीटर तोड़ के जो है टच कर कोशिश करते, देखो उड़ गया, उड़ के गया कहाँ, गया तो एटमॉस्फेयर में ही, वो उड़ के एटमॉस्फेयर में गया, और एटमॉस्फेयर में गया जब हम कंसर्न किस चीज पे हैं, एक स्विमिंग पूल में एक दाना जितना है, एक स्विमिंग पूल एक सॉल्ट के ग्रेन के जितना है, 15 टाइम्स ऑफ 15 सॉल्ट की ग्रेन अगर स्विमिंग पूल में डाल दो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें कंसर्न है। सोचिए जो मरकरी जो पोल्यूशन होता है वो कितना डेंजरस हो सकता है, ठीक है, इसी को रोकने के लिए कन्वेंशन हुई, दैट इज कॉल्ड एज मीना माता कन्वेंशन, मीना माता कन्वेंशन, ठीक है, and it is to control the anthropogenic release of mercury into the life of the people, मतलब एंथ्रोपोजेनिक रिलीज को रोकने के लिए, ठीक है, इंडिया हैज रेटिफाइड दिस कन्वेंशन, समझ में आया, वेरी गुड, ध्यान से सुनिए, मीना माता कन्वेंशन है, मीना माता ट्रीटी एक अलग ट्रीटी है, वो किस लिए है, किसी ने सुना है मीना माता ट्रीटी के बारे में, किसी ने सुना है मीना माता ट्रीटी के बारे में, हाँ, मीना माता ट्रीटी के बारे में किसी ने सुना है, नहीं सुना है, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, अगर आपने मान लीजिए कोई बुक लिखी, ठीक है, आपने कोई बुक लिखी और उस बुक को हमने ऑडियो बुक बना दिया, आपका कॉपीराइट वायलेट किया ना, है ना, लेकिन हम उस ऑडियो बुक को सिर्फ उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, दोज पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, तो क्या आप मना करोगे उस चीज को, नहीं, कॉपीराइट वायलेशन भी नहीं होगा, बस इसी चीज के लिए मीना माता ट्रीटी है, प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज टू द विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, वीआईपी के लिए, समझ गए, कन्वेंशन और ट्रीटी में डिफरेंस समझ गए, मीना माता वर्ड सिर्फ याद नहीं करना है, कन्वेंशन एंड ट्रीटी पे भी ध्यान देना है, ओके। यूपीएससी आपके साथ इतना जुल्म नहीं करेगा कि दोनों ऑप्शन दे दे, टेंशन मत लो, ठीक है, यूपीएससी इतना जुल्म नहीं करेगा, लेकिन दोनों भी आ जाए अलग अलग क्वेश्चन में तो आपको आंसर पता होने चाहिए, समझ गए, ओके, यस नो, वेरी गुड। अब वर्ल्ड में ग्लोबल मीथेन असेसमेंट हुआ है, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट किसने किया है याद रखना है, तो इट वाज डन बाय CCAP, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, CCAP क्या है, ठीक है,
क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, ठीक है, एंड यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन्होंने एक ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें बोला है कि मीथेन जो है बहुत ज्यादा डेंजरस है, एंड जो ह्यूमन मीथेन है या एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से जो मीथेन रिलीज हो रही है वो इतनी फास्ट आज तक कभी नहीं बढ़ी जितनी आज इस रिपोर्ट के हिसाब से बढ़ रही है करंटली, ठीक है। ये आज तक कब से मानते हैं? 1980 से, जब से उन्होंने कैलकुलेट करना शुरू किया, उससे पहले हम कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? वेरी गुड। मैक्सिमम मीथेन कहां से रिलीज होती है? फॉसिल फ्यूल से, वेस्ट मटेरियल से एंड एग्रीकल्चर से। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ऑफ मीथेन है एग्रीकल्चर, 40%। तो आप पेपर में क्वेश्चन आए तो एग्रीकल्चर, पागल हो गया, एग्रीकल्चर तो थोड़ी पोल्यूशन होता है, तो होता है मीथेन का, आज बताया भी था आपको, है ना। क्योंकि एग्रीकल्चर में इंक्लूड क्या होता है? लाइफ स्टॉक भी इंक्लूड होता है ना, लाइफ स्टॉक भी इंक्लूड होता है, लाइफ स्टॉक रिलीज मीथेन, ठीक है। जब आप काउ डंग जो है बर्न करते हैं तो उसमें से मीथेन निकलता है, तो उसमें से मीथेन निकलता है। यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन क्या है? इट इज अ वॉलंटरी पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट, बिजनेस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज नॉट जस्ट अ इंटरगवर्नमेंटल बॉडी, it is not just a intergovernmental body, but it is a coalition of government, intergovernmental organization, business, scientific community and civil society organization, ठीक है। ये coalition किस लिए है? To improve the air quality, to reduce the short-lived climate pollutants. It is for short-lived climate pollutants. Short-lived climate pollutants के example बता दीजिए जरा एक दो। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट के एग्जांपल बता दीजिए एक दो। सर ब्लैक कार्बन एक है, और क्या है? बाकी लोग क्या? हमारा वाला तो चुरा लिया इन्होंने, हमारा भी ब्लैक कार्बन ही था। इसके अलावा मीथेन है ना? यस, नो, यस सर। वेरी गुड। तो शॉर्ट लिव्ड मतलब 12 साल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मीथेन रहता है 12 साल के लिए, तो बेटा शॉर्ट लिव्ड नहीं है मीथेन, या है? HFC तो 15 साल के लिए। शॉर्ट लिव्ड देखो, शॉर्ट लिव्ड 12-15 साल को शॉर्ट लिव्ड नहीं बोलते, शॉर्ट लिव्ड होता है वीक्स, मंथ्स। वीक्स वाला था। हाँ, ओजोन सर, वीक्स वाला बेटा ओजोन था। हाँ, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। हाँ, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। चलो इतना डिटेल में यूपीएससी नहीं पूछेगा क्योंकि बताया ना, स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा ट्रिकी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मीथेन की असेसमेंट है तो शॉर्ट लिव्ड में मीथेन को हम ऐड कर देंगे, लेकिन नहीं है, ठीक है। अब मीथेन होता है, इंडिया कोएलिशन का मेंबर है, ठीक है, सीसीएपी का। सर मीथेन है या नहीं है शॉर्ट लिव? मीथेन शॉर्ट लिव्ड में नहीं आएगा ना, मीथेन 12-15 साल बहुत होता है। खैर ऐसे तो अब कंपैरेटिव है, रिलेटिव है, एसएफसीज तो रहते हैं 4500 ईयर्स तक के लिए, ठीक है, तो इट इज वेरी रिलेटिव, इट इज वेरी रिलेटिव। अब इंडिया इज अ मेंबर ऑफ क्लीन एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। अब मीथेन कैसी गैस है? इट इज अ कलरलेस, ऑडरलेस एंड हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। आपने कभी मीथेन को भी इंक्लूड कर लेंगे हम लोग शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट में, क्योंकि और जो है वो तो कई ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स के लिए रहते हैं ना, इसलिए मीथेन को कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ जी, आपने कभी माइंस में जब लाते हैं तो आपने सुना होगा माइंस में एक्सप्लोजन हो गया है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द मीथेन गैस।
because it is highly inflammable. ठीक है, it is highly inflammable. Okay, समझ में आ रहा है? अब it is found in small quantities in the atmosphere and it is a very powerful greenhouse gas. ये naturally कहाँ होती है? Wetlands में होती है, oceans में होती है, and digestive processes of termites. Human activities में कहाँ होगी? Rice production, landfills, cattle raising, and other ruminant animals and other energy generation processes. यहाँ से आपकी मीथेन रिलीज होती है. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? बताओ. अभी तक कोई डाउट हो तो बताइए. है नहीं है? क्वेश्चंस कर लेंगे. हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है, कुछ तो बताओ. सर थोड़ा सा गैप मिल मतलब ये मिल सकता है सर, आपने पिछली बार दिया था वैसा ब्रेक, ताकि हम कवर Revise कर कवर लेंगे. हाँ, क्योंकि अभी तो कितना पॉलिटी चाहिए? हो रहा है. अगर से मतलब एज पर शेड्यूल पॉसिबल हो तो सैटरडे संडे दे देंगे आपको, पूरा वीकेंड दे देंगे. वैसे भी रक्षाबंधन तो है ही ना, संडे को तो अब इसलिए ऑफ रखना पड़ेगा, रक्षाबंधन है. ओके सर. ठीक है, आप लोग बताओ जैसे आप लोगों को सूटेबल. हमें हमारा पर्पस हमने शुरू में क्लियर कर दिया था. क्या था हमारा पर्पस? याद करो. प्री क्लियर कर. हाँ, पेपर क्लियर करना हमारा पर्पस. हमारा पर्पस सिर्फ करंट अफेयर्स कवर करना नहीं है, क्योंकि एक दिन नहीं 2 दिन बाद कवर हो जाएंगे. क्या दिक्कत है? ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं. स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है, क्वेश्चन दिख रहा है. शाबाश. आंसर छुपा हुआ दिख रहा है. हाँ बस ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए. चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या है. अच्छा ये बताइए, आप लोग कुछ टेस्ट वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चंस अब सॉल्व हो रहे हैं? जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं करंट में हो रहे हैं? मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि टेस्ट में कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग कुछ और पढ़ रहे हैं? ये बताइए. नहीं सर, रिलेवेंसी लग रही है. लाइक 100 मीटर जो स्कीम थी, स्कीम से रिलेटेड भी वो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सॉल्व कर रहे हैं. मतलब हो पा रहे हैं ना सॉल्व?
हाँ सर। बस बस हमारा पर्पस यही है, क्योंकि हमारा एक ही पर्पस है, प्री को क्लियर करना। आप चाहे कैसे भी करें हम लोग, करंट में, चाहे करंट में हमें बेसिक पढ़ना पड़े करंट की क्लास में, ठीक है, सिंपल सी बात है। हमारा हार्ड एंड फास्ट रूल है करंट कराने करंट। आप लोग को बेसिक में भी उस क्वेश्चन में दिक्कत, जैसे अल्बीडो नहीं पता तो हमने आज पढ़ा, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, हमारा सिर्फ ये नहीं करंट कराया खत्म हो गया, क्योंकि आप लोग प्री क्लियर करेंगे तभी तो मेंस के लिए हम लोग साथ मिलेंगे, है ना। हमारा ऐसा तो है नहीं, वी आर नॉट शॉर्ट लिव्ड प्रिपरेशन पॉल्यूटेंट्स, वी आर लॉन्ग लिव्ड, ठीक है, हम लोग सिलेक्शन तक हैं। हाँ जी, अब देखते हैं। इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट? कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल, हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, अब बताइए क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? सर सी। हाँ जी, इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए, ठीक है। जियो टेक्सटाइल्स यूपीएससी को पूछना था बस, ठीक है। और कॉपर स्लैग, स्लैग भी इंप्योरिटीज है, आपको फ्री में मिल जाएगा, कहीं से निकल के आएगा। स्लैग मतलब कॉपर को जब ओर को जब हम लोग स्मेल्टिंग कर रहे हैं तो वहां से जो निकल गया वो स्लैग हो गया। और जियो टेक्सटाइल यूज करना है, जहां जियो टेक्सटाइल है उसके अलावा तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। जियो टेक्सटाइल पिछले साल बहुत न्यूज में था, जो जहां जियो टेक्सटाइल है वो तो आंसर में होगा ही। आंसर है 1 2 3 एंड 2 3 4। कॉपर स्लैग वो भी यूज कर लेंगे। समझ में आया? वेरी गुड। कुछ यही क्वेश्चन है एनवायरमेंट इकोलॉजी से, तो आगे चलते हैं। आगे चले, हाँ ना बोलो गाइस। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कौन कौन सी इम्यूनिटीज को रोकने के लिए है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इज टू स्टॉप which of the following impurities in the atmosphere? PM 2.5, PM 10, SO2, NO2, lead, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। कौन कौन से के लिए? आपको 8 पॉल्यूटेंट्स तो बता ही दिए हमने, तो जो लिख देते हैं आप लोगों को, ऐसे तो पेपर में तो लिख के आएगा ना। सबके लिए सर, सबको ये करना पड़ेगा। हाँ जी, PM 10, PM 2.5, NO2, SO2, NH3, lead, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। बताइए किस किस को रोकने के लिए प्रोग्राम आया? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP। National Clean Air Program is to stop which of these impurities? All of them। बस यही गलत कर देना है, पर मैं यही सिर्फ इन दोनों को। PM 5 था ना सर? हाँ जी, PM 5। 5 नहीं बेटा,
10 और 2.5, ठीक है, 10 और 2. PM5 कुछ नहीं रोकने के लिए, या तो 10 रोकते हैं, 2.5 रोकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इज टू स्टॉप द pollutants of PM2.5 and PM10 20% से 30% तक उसको हमें रिड्यूस करना है इन द एटमॉस्फेयर. कब से कब तक? फ्रॉम 2017 to 2024, ठीक है, विद इन द पीरियड ऑफ 2017 to 24, ठीक है. 7 years के लिए प्रोग्राम था, मतलब 7 years का बेस डिफरेंस रखना था. It was launched and the authority is the Central Pollution Control Board, ठीक है. CPCB will be authority that will be leading with this initiative, and the program is under the consonance of section 162B of the Air Prevention and Control of Pollution Act 1986. Act is Air Pollution Control Act 1986. Body CPCB, Central Pollution Control Board, and it is only to target the reduction from 20 to 30% of PM2.5 and PM10 concentrations by 2024. Okay, National Clean Air Program. समझ में आ गया? इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे और कुछ भी, इसके अलावा इससे और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा. रोक कैसे सकते हैं? इसका तरीका एक्सटेंसिव प्लांटेशन ड्राइव होगी, डेटा एनालिसिस होगा, ठीक है. नाउ इट विल बी नॉट ओनली कवरिंग द लोकल बॉडी, इट इज कवरिंग सिटीज एंड लोकल बॉडीज बोथ, ठीक है. खाली ये बड़े शहरों के लिए नहीं है, छोटे बड़े शहर दोनों के लिए है. इट इज कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 100, ठीक है. एग्जैक्टली 132 सिटीज आइडेंटिफाई हुई है इसलिए, ठीक है. एंड 50 stations are also established in the rural areas, ठीक है, rural areas. PM 2.5 will be monitored throughout the country. PM 2.5 will be monitored throughout the country. समझ में आया? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम समझ गए? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम समझ गए? यस, नो? वेरी गुड. आगे अगला टॉपिक पढ़ने की शक्ति है, शक्तियां खत्म हो चुकी हैं. अगला टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो उसको करेंगे कल ताजा ताजा, है ना. तो कल करेंगे एकदम ताजा तरह, फ्रेश, एकदम मार्केट में लेटेस्ट. बताइए अभी तक और कोई डाउट? आज जो जो पढ़ा, कुछ डाउट? एनवायरनमेंट से डर लग रहा है? बताइए तो सही. सर वो एक पॉलिटी से था सर. बताइए. हाँ, आप तो 10 में आप आ गए पॉलिटी टीचर, बताओ. नहीं सर, मतलब वो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था सर, व्हेन प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन. क्वेश्चन भेज दो. क्वेश्चन है अभी? नहीं सर, अभी से याद है लेकिन पूरी तरह से याद है, बताइए. सर, व्हेन प्रेसिडेंट गिव्स रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, it is the duty of the vice president to communicate it to the Lok Sabha through the speaker. स्पीकर, यस, हाँ सर, तो ट्रू. ये ट्रू है ना? ओके, हाँ सर. ट्रू है, ट्रू है. ये आज से नहीं, 10 साल से ये क्वेश्चन चल रहा है. विजन का क्वेश्चन है. हाँ. 10 साल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब से 2013 से उन्होंने टेस्ट सीरीज निकाली है, 2013 से, तब से क्वेश्चन चल रहा है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. और कोई क्वेश्चन? सर नहीं, वो जो हमने पढ़ा दिया वही है. वो जो गवर्नमेंट चेंज कर दी थी, वो जो नया आया है ना, बिल पास हुआ है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो चेंजेस हुए हैं, वो हमने अब कवर कर लिया है कि अब स्टेट को पावर मिल गई है, ठीक है, कोई कैच नहीं है. लेकिन उसको अनाउंस कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ही. स्टेट अपनी लिस्ट दे सकते हैं, देंगे प्रेसिडेंट को SEBCs की, और ना वो इंक्लूड करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है.
समझ में आ गया? सर एक और सर, हाँ 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 बताओ। सर एंटी डिफेक्शन में सर दो ये है कि दो जगह पे अप्लाई नहीं होता। सर व्हेन स्पीकर रिजाइन्स पॉलिटिकल पार्टी एंड ही रिजॉइन्स द पार्टी आफ्टर द सीजर ऑफ द ऑफिस। सर तो मतलब ये चीज़ ऐसा होता है या फिर ऐसा हुआ है अभी तक? क्या 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 स्पीकर पर अप्लाई होता है कि नहीं होता है क्वेश्चन ना? हाँ, तो मतलब ऐसा देखो, हुआ है कि क्योंकि सर ये सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा है कि स्पीकर ने पॉलिटिकल पार्टी रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन करेगा? रूलिंग पार्टी का मेंबर बनता है स्पीकर। हाँ सर। रिजाइन करके कौन सी पार्टी में जाएगा? आप एक बार बताइए, आप रूलिंग पार्टी में, आप रिजाइन करके क्यों जाओ? वो भी है। नहीं सर, उसमें एक्सेप्शन दिया है इसलिए सर उन्होंने। एक्सेप्शन तो है, इसलिए दिया है ना कि मान लीजिए स्पीकर चेंज करना है तो स्पीकर रूलिंग पार्टी को चेंज करे। ये एक्सेप्शन इसलिए है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर एक्सेप्ट कर सकते हैं ना सिर्फ लोकसभा में। हाँ तो फिर तो मान लीजिए उनको लग रहा है कि दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी है क्योंकि ये पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो वो खुद पे एंटी डिफेक्शन थोड़ी लगाएंगे नो कॉन्फिडेंस लाने से पहले। ओके ठीक है? ओके। अगर गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, और स्पीकर को खुद लगता है कि हाँ इस पार्टी से हम नहीं अग्री करते हैं, हम छोड़ते हैं पार्टी, तो खुद को पहले हटा देंगे। फिर नो कॉन्फिडेंस कौन मानेगा? जो पार्टी पावर में है वही खुद से नो कॉन्फिडेंस ना लाने के लिए मना कर देगी स्पीकर से, है ना? ओके ओके। प्रैक्टिकली होगा नहीं, मतलब इतना कोई नशा नहीं करता है कि रूलिंग पार्टी छोड़ के, है ना? ये तो वही, आप खुद अगर मान लीजिए आप रूलिंग पार्टी से हैं और आप स्पीकर भी हैं, और क्या चाहिए? कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ है आपको लगभग, है ना? ठीक है, ये भी क्वेश्चन वही टेस्ट सीरीज में, हाँ सर। ये भी वही। हाँ, इसमें एक्सप्लेनेशन समझ कुछ ऐसा नहीं दिया जिसे समझ पाओगे आप, एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया हुआ, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लक्ष्मीकांत को एक्सप्लेनेशन में जनरली हर टेस्ट सीरीज में ये होता है, लक्ष्मीकांत को कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन रहता है। कोई बात नहीं, यूपीएससी इतना डीप नहीं पूछेगी, यूपीएससी से पॉलिटी से बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। और एनी अदर डाउट वी हैव, और शैल वी वाइंड अप टुडेस क्लास? कर दें आज की क्लास वाइंड अप? ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।